भारतीय जनता पार्टी एक बिल्कुल ही अलग तरह की पार्टी है। राष्ट्रवाद का जो पाठ है वो हमारे खून में मिला दिया गया, हमें पढ़ा दिया गया। कल भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया और ज्ञापन दिया गया है। तो अगर पंजाब सरकार चाहे तो वो पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है उस पर रोक लगा सकती है। पंजाब में पानी की कहीं कमी नहीं है, वो पानी राजस्थान के किसानों के काम आएगा, सीमावर्ती किसानों के, गंगानगर के किसानों के काम आएगा। जितना नज़दीक आपके गंगानगर है उतना ही नज़दीक हनुमानगढ़ भी बताया जा रहा है, तो ऐसा आपको क्या लगा कि गंगानगर को ही आपने क्यों चुना? टिकट जनता की डिमांड पर दी जाती है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी गंगानगर का सवाल है, मेरे से वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर बहुत हैं। ऐसे चेहरे हैं जो मुझसे वरिष्ठ है भारतीय जनता पार्टी श्री गंगानगर में। ये नहीं तो पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उनको जिता के लाऊंगा। मेरा पूरा उत्साह, पूरी शक्ति मैं इस बात के लिए लगा दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार विधानसभा से है वो चुनाव जीतकर विधानसभा में जाए। नमस्कार, मैं सुनी पुनिया और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। आज गंगानगर की एक ऐसी शख्सियत से हम मुलाकात आपको कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गिरीश चावला जी, जो आईजी के पद से रिटायरमेंट हो चुके हैं, और इनके परिचय के बारे में मैं थोड़ा आपको और बता दूं कि ये ऐसे शख्स हैं जिनको पूरी दुनिया में शायद एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके पास 4 मेडल एक साथ मिले हैं। मेडल के बारे में मैं बता दूं कि उनको 1987 के बैच में ऑल इंडिया में ये टॉपर रहे। इसके साथ साथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पुलिस पदक, जो कि भारतीय पुलिस में सबसे बड़ा सेवा मेडल माना जाता है। इसके अलावा भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय पदक भी इनको दिया गया है। इसके अलावा तीसरा मेडल के बारे में मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन आर्मी द्वारा आर्मी अचीवमेंट मेडल इनको दिया गया। चौथा मेडल संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूएन सर्विस मेडल इनको दिया गया है। 4 मेडल इनको मिले हैं। नगर में भारतीय जनता पार्टी इन्होंने कुछ समय पहले ज्वाइन की थी। हम इनसे आज मुलाकात करेंगे। सबसे पहले तो सर, एपीपी लाइव के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका पुनिया जी। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, हमने परिचय थोड़ा करवा दिया, लेकिन आप भी अपने बारे में थोड़े बताएं कि आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ ग्रहण करी और कहाँ कहाँ आपने नौकरी करी, उपलब्धियाँ क्या क्या रही? मैंने इतिहास में एमए किया है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एमकॉम किया है। स्टेट बैंक, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीआरपीएफ, राजस्थान पुलिस, संयुक्त राष्ट्र संघ और केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है। इसके साथ साथ अमेरिकन आर्मी के साथ और कारगिल कमेटी के साथ भी मुझे काम करने का मौका भारत सरकार द्वारा दिया गया है। कुछ समय पहले आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और आप एक तरह से लगभग राजनीति के मैदान में आप आ चुके हैं, तो क्या कारण ऐसे रहे चावला जी कि आपने राजनीति का जो सफ़र है वो आपने चुना? क्या कारण आपको राजनीति में ऐसा क्या लगा? देखिए, मैं नौकरी के दौरान मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड इत्यादि राज्यों में मुझे नौकरी करने का मौका मिला। लेकिन मेरा जो परिवार है वो गंगानगर ज़िले में ही रहा। मेरा आना जाना लगातार बना रहा। आधे से ज़्यादा परिवार के लोग गंगानगर में ही रहते हैं, जिनके साथ मेरा जुड़ाव लगातार बना हुआ है। यहाँ पे जब भी मैं आता, जब भी लोगों से मिलता, तो बहुत सारी समस्याएं सामने आती। उन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि सेवा के दौरान भी मैंने काफ़ी सामाजिक काम किए, लेकिन उस समय चूँकि सर्विस में थे, एक टीम थी और वो उस टीम को ही सारा क्रेडिट जाता है। बहुत सारे काम हमारी टीम ने ऐसे किए, जैसे वृक्षारोपण लाखों की संख्या में हुआ, गरीब लड़कियों की शादियां हुई, हजारों मरीजों का इलाज कराया गया, हेल्थ कैंप लगाए गए, सफाई अभियान चलाए गए। इन सारी चीज़ों में पुरानी आबादी गंगानगर के एक बड़े सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी हैं
श्री सूरजपाल वर्मा जी, उनका मैं आभारी हूँ। पूरी टीम के साथ वो दिन रात लगे रहते थे और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जितनी हमारी काबिलियत है उससे कहीं ज़्यादा परमात्मा ने अपने को दिया है। तो आज हमारा भी समाज के प्रति कुछ दायित्व बनता है वापस करने का। भारतीय जनता पार्टी, पार्टियां बहुत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपने क्यों चुनी? भारतीय जनता पार्टी एक बिल्कुल ही अलग तरह की पार्टी है जिसमें अनुशासन और समर्पण को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें देशभक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें राष्ट्रवाद सबसे ऊपर माना जाता है। और मैं चूंकि 7-8 साल की उम्र से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना शुरू कर दिया था। मेरे चाचा जी हनुमानगढ़ में शाखा लगाते थे, मामा जी गंगानगर में शाखा लगाते थे। तो बचपन से ही हमें राष्ट्रवाद का जो पाठ है वो हमारे खून में मिला दिया गया, हमें पढ़ा दिया गया। और फिर जिस नौकरी में मैं रहा, सीआरपीएफ की नौकरी में, प्रशिक्षण काल से ही हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट कर भर दिया जाता है। तो मेरी ये सोच रही कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद की भावना को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देती है, अनुशासन को प्राथमिकता देती है, देश को प्राथमिकता देती है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं भाजपा का सदस्य बनूं। आपने शायद भारतीय जनता पार्टी चुनी, आपने अच्छाइयाँ बीजेपी की बहुत सारी बताई, लेकिन आपने जब बीजेपी ज्वाइन की उससे पहले की बात है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में थी। केंद्र की सरकार किसानों के लिए 3 बिल लेकर के आई, जिसमें किसानों, पूरे देश के किसान भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के खिलाफ खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जाता है तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा और किसानों द्वारा। इसके बारे में आप देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनकी जो समर्पण की भावना है, देशभक्ति की भावना है, राष्ट्रवाद की भावना है, उसके सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। उन्होंने जो ये निर्णय लिया था ये देश और समाज के हित में लिया, लेकिन जब ये ऐसा लगा कि भाई ये निर्णय वापस लेना चाहिए तो उचित समय पर वापस भी ले लिया गया। और उस समय मैं दिल्ली में था जब कोरोना काल के अंदर पूरी दुनिया तड़फ रही थी। तो जो कंपनी पुणे की वैक्सीन बनाने के लिए आगे आई, उसको पूरा उत्साह दिया गया, जोश दिया गया, समर्थन दिया गया और दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन हमारे देश ने बनाई और 280 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगना, ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। 140 करोड़ जनसंख्या को डबल डोज लगी और उसके बाद वो निर्यात भी की गई, फ्री ऑफ कॉस्ट भी भेजी गई। इसके अलावा लद्दाख में जहाँ पर हम पैदल नहीं चल सकते थे, वहाँ आज टैंक दौड़ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का जब नारा दिया गया मोदी जी ने, तो विदेशों में बैठे लोगों ने हंसी उड़ाई कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, ऐसा देश डिजिटल पेमेंट कैसे करेगा। और मुझे आज गर्व के साथ कहना है कि डिजिटलाइजेशन में विश्व के अंदर भारत नंबर 1 पे है। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो आज 5 जो सबसे टॉप विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हैं, हम उनमें से एक हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले साल हम 4थी पोजीशन पे आ जाएंगे। गरीब कल्याण की जो योजनाएं चलाई हैं आदरणीय मोदी जी ने, जो पीएम आवास योजना है, जो उज्ज्वला गैस योजना है, पीएम सम्मान निधि है, दुनिया भर की स्कीमें चली हैं। 80 करोड़ लोगों को जो कोरोना के कारण राशन का दिया जाना शुरू किया गया था, वो आज भी जारी है। जो पूरी राजस्थान कैनाल पक्की की गई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। उससे पहले रावतसर से लेकर सूरतगढ़ तक का एरिया पूरी तरह सेम ग्रसित था। हजारों बीघा जमीन सेम के कारण, पानी के कारण बर्बाद हो चुकी थी और पूरी नहर के पक्की हो जाने के बाद आज वहाँ हजारों बीघा जमीन में फसल लहरा रही है। इसके अलावा जो पूरे राजस्थान के खाले पक्के किए जा रहे हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है, जिसमें किसानों को इतना लाभ मिल रहा है कि मुड के अंदर और टेल के अंदर दोनों जो जमीनें हैं उनको पानी अब बराबर मिलना शुरू हो गया।
केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। गंगानगर के अंदर जो पीने का पानी है वो गंदा मिलता है और जो भारत का पानी है वो पाकिस्तान में जाता है। लेकिन यहाँ के किसान है वो पानी के लिए, किसान अपनी फसल उनकी बर्बाद हो जाती है पानी के लिए, और लगातार उनको आंदोलन करना पड़ता है। पानी एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? इस विषय को बड़ी गंभीरता से उठाया जा रहा है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ पुनिया जी। कल भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया और ज्ञापन दिया गया है कि गंग कैनाल में पानी की कमी चल रही है। आज अगर आप देखें तो अगर पंजाब सरकार चाहे तो वो पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है उस पर रोक लगा सकती है। पंजाब में पानी की कहीं कमी नहीं है, वो पानी राजस्थान के किसानों के काम आएगा, सीमावर्ती किसानों के, गंगानगर के किसानों के काम आएगा। और इसके अलावा जो जहरीला पानी आ रहा है पंजाब से, लुधियाना के आसपास जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और उसमें जो गंदे पानी के, जहरीले पानी के नाले आकर सतलज नदी में गिरते हैं और उनसे कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा है, वो विषय भी बड़ा गंभीरता से उठाया गया है। पंजाब सरकार से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप या तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए या हर फैक्ट्री के लिए जो ट्रीटमेंट प्लांट लगे गए हैं उनको अनिवार्य करिए, लेकिन किसी भी तरह इस मुद्दे को प्राथमिकता से हल किया जाए, ये हम सब की तरफ से मांग रही है। आप गंगानगर विधानसभा क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन जितना नज़दीक आपके गंगानगर है उतना ही नज़दीक हनुमानगढ़ भी बताया जा रहा है। तो ऐसा आपको क्या लगा कि गंगानगर को ही आपने क्यों चुना? देखिए, मैं 1980 में हनुमानगढ़ से मैं चला गया था पढ़ने के लिए, उसके बाद नौकरी में आ गया। नौकरी के दौरान मेरी गंगानगर में पोस्टिंग रही है 1992, 93, 94 में। इसके अलावा जब मैं क्राइम ब्रांच में एडिशनल एसपी और एसपी रहा बीकानेर में, तो भी मेरा काफ़ी समय तक कैंप गंगानगर में ही रहता था, क्योंकि एसपी क्राइम के नाते जो क्षेत्राधिकार था उसमें 4 जिले आते थे, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। यहाँ की जो महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशंस हैं वो मुझे सौंपी गई थी, जैसे पुरानी आबादी थाने की अमित अदलखा मर्डर केस, महेश पेडीवाल जी को जो गोली लगी थी, उसके अलावा जो बाल मुकुंद जिंदल मर्डर केस। तो इस तरह के कामों से मैं शुरू से ही गंगानगर से जुड़ा रहा हूँ। और चूंकि परिवार के ज़्यादातर सदस्य यहीं हैं, मेरी ससुराल यहाँ है, मेरे पिताजी की ससुराल यहीं है, दादाजी की ससुराल यहीं है, बेटे की ससुराल भी यहीं है और 4 बहनों की ससुराल भी यहीं है। परिवार बड़े लंबे चौड़े हैं, तो मेरा आना जाना लगातार बना रहा। इसी कारण शुरू से ही मेरा झुकाव गंगानगर की जनता के प्रति रहा। और मैं जहाँ भी रहा, बीकानेर, सूरतगढ़, जयपुर, दिल्ली, जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही, यहाँ के लोग जब भी वहाँ आते रहे या फ़ोन पे संपर्क करते रहे, मेरी प्राथमिकता में रहा कि मैं अगर संभव हो तो इन समस्याओं का हल निकाल सकूं। क्या कहना चाहोगे, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी गंगानगर में कम से कम 20 से 30 उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं जो टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में आप एक तरह एक प्रशासनिक पद से रिटायरमेंट होकर माना जाता है कि एक राजनीतिक कीचड़ माना जाता है, लेकिन इस कीचड़ भरी राजनीति में आप आए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अब गंगानगर से आप कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या लगता है टिकट को लेकर के कितना कुछ आश्वस्त है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर समर्पण, राष्ट्रवाद, जीतने की क्षमता, आदमी की ईमानदारी, समाज और देश के प्रति योगदान, बहुत सारी बातों को देखकर टिकट का निर्णय लिया जाता है। टिकट जनता की डिमांड पर दी जाती है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी गंगानगर का सवाल है, मेरे से वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर बहुत हैं। आदरणीय श्री चुन्नीलाल जी रतवाया, श्री महेंद्र सिंह जी सोडी, श्री शिव स्वामी जी, श्री राजन सिंह जी सूद, श्री शेर सिंह जी सचदेवा, श्री मुख्तियार सिंह जी, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो मुझसे वरिष्ठ हैं भारतीय जनता पार्टी श्री गंगानगर में। ये पार्टी का निर्णय होता है कि टिकट किसको दी जाए, और ये एक अनुशासनबद्ध पार्टी है। जब पार्टी एक बार निर्णय कर लेती है, जिस व्यक्ति को टिकट मिल जाती है, तो हम सब सारे मिलकर उसको जिताने में लग जाते हैं। हमारा जो उम्मीदवार है वो कमल का निशान माना जाता है, ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है।
टिकट को लेकर के आप कितना आश्वस्त हैं? टिकट भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड करना है, गंगानगर की जनता ने निर्णय लेना है, इसमें मेरा अपना कोई रोल नहीं है। और अगर पार्टी ये निर्णय करती है तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उनको जिता के लाऊंगा। मेरा पूरा उत्साह, पूरी शक्ति मैं इस बात के लिए लगा दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार विधानसभा से है वो चुनाव जीतकर विधानसभा में जाए, क्योंकि आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आ रही है राजस्थान में। अगर विधायक भारतीय जनता पार्टी का होता है तो श्री गंगानगर क्षेत्र को विकास के मामले में बहुत लाभ मिल सकता है। क्या लगता है, अगर भारतीय जनता पार्टी गंगानगर से आपको उम्मीदवार बनाती है तो किन एजेंडों को लेकर के, क्या विजन लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मैं आज तक जिस विचारधारा का रहा हूं, मैं सोचता हूं कि मुझे अब उन सिद्धांतों पर ही चलना चाहिए। अपराध से मुक्ति, भ्रष्टाचार से मुक्ति, पंजाब से आने वाले जहरीले पानी का समस्या का समाधान, नशे की समस्या का समाधान, और सबसे बड़ी जो गंगानगर के अंदर मुझे नज़र आती है कि बेरोजगारी यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ का जो युवा वर्ग है, अगर वो सट्टे या नशे की तरफ उन्मुख होता है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उसके पास कोई रोजगार नहीं है। अभी बीकानेर में ड्राई पोर्ट स्वीकृत कराया गया है। कांदला बंदरगाह के लिए जो सामान भेजना है, जो निर्यात करना है विदेशों में, वो बीकानेर में आप हैंडओवर कर सकते हैं। कस्टम की फॉर्मेलिटी यहीं पूरी हो जाएगी। उसी तरह मोरवी गुजरात में जो टाइलों की फैक्ट्रियां हैं, वैसा ही एक समाधान बीकानेर के लिए चल रहा है। जैसे MNIT और IIT लेवल के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं, वैसा ही एक इंस्टीट्यूट बीकानेर में भी स्वीकृत किया गया है। भुजिया पापड़ की जो फैक्ट्रियां बड़े लेवल पर हैं और जो निर्यात किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, मेरी ये धारणा है कि गंगानगर में भी इसकी बहुत संभावनाएं हैं। JCT मिल के बंद होने से, कॉटन कॉम्प्लेक्स के बंद होने से बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। हमारे यहाँ कृषि आधारित उद्योगों की, डेयरी आधारित उद्योगों की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, पनीर, दूध, दही के बेस पर हमारी अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ सकती है। डेनमार्क, नॉर्वे, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें डेयरी के बेस पर उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। हम भी यहाँ इस तरह का काम सोच सकते हैं। सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र होने के बावजूद गंगानगर के अंदर कृषि विश्वविद्यालय आज भी नहीं है, डेयरी टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट आज भी नहीं है। अपार संभावनाएं हैं। प्लास्टिक दाने की फैक्ट्रियाँ, ब्लेड की फैक्ट्रियाँ, चप्पल की फैक्ट्रियाँ, जूस के प्लांट, जूस के वैक्सीन प्लांट, जैम, जेली, मुरब्बा, दुनिया आज गाजर यहाँ से बहुत बाहर जा रही है, तो गाजर का अचार, गाजर का मुरब्बा, इस तरह की चीज़ें किन्नू के बेस पे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी मेरी धारणा है। जब से रिटायरमेंट होने के बाद आप लगातार राजनीति में सक्रिय दिखाई दिए, उस सक्रियता के पीछे कहीं ना कहीं एक गंगानगर में चर्चा है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी की पीछे आपको एक कोई बड़ा आश्वासन दिया गया, उसके बाद आप लगातार राजनीति में सक्रिय, इसमें कितनी कुछ सच्चाई है? देखिए, राजनीति के अंदर एक सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। किसी भी तरह की राजनीति में जब आदमी सेवा की भावना से आता है तो टिकट कभी भी किसी प्राथमिकता में नहीं आती। चुनाव लड़ना कभी किसी तरह की प्राथमिकता में नहीं आता। ये गंगानगर की जनता का निर्णय होता है, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय होता है, और इस तरह के निर्णय बड़े लेवल के सर्वे के आधार पर किए जाते हैं और एक सामूहिक निर्णय लेने की भारतीय जनता पार्टी में परंपरा रही है, ऐसा मेरा विचार है। क्षेत्र के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, अंतिम रूप से आप क्या संदेश दें? मैं ये चाहूँगा कि गंगानगर का जो युवा वर्ग है वो आगे आए, अपनी एकता और संगठन का परिचय दे, और हमारे यहाँ पर जो तरह तरह की समस्याएं हम देख रहे हैं, जो आज थोड़ी सी बरसात आने पर ही ब्लॉक एरिया में पानी भर जाता है, या आज बेरोजगारी की समस्या है, आज गंदे पानी की समस्या है, आज किसान के पास नहरी पानी की, आज अगर डिग्गी बनानी हो अनुदान की समस्या है, आज अगर आपने सोलर बेस्ड हैंडपंप लगाने हैं तो उसके लिए बड़ी तरह तरह की आपको फीचर्स प्रोसेसिंग्स शुरू कर दी गई है।
इन समस्याओं का जो समाधान है हमारा युवा वर्ग ही निकाल सकता है। आज यूपी के अंदर वही पुलिस है जो अपराधियों को मार रही है और वही पुलिस पहले कमज़ोर पड़ रही थी। तो उसका एकमात्र कारण ये है कि आज यूपी के अंदर शासन करने वाला आदमी अच्छा आ गया है। हमारे यहाँ भी मैं यही संदेश दूंगा कि अच्छे व्यक्ति को चुने, जो व्यक्ति आपको मुसीबत में साथ दे, जो ईमानदार हो, जो गंगानगर के विकास के लिए कटिबद्ध हो, भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दे, ऐसे व्यक्ति को विधानसभा पहुंचाएं। यही मेरा संदेश है। के पद से रिटायरमेंट गिरीश चावला जी लगातार गंगानगर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और इनका ये कहना है कि मेरा किसी टिकट को लेकर के राजनीति में सक्रिय होना नहीं है, कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं, लेकिन गंगानगर की जनता और भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे कोई जिम्मेदारी देगी तो मैं बखूबी रूप से निभाऊंगा। और आने वाले चुनाव के लिए जो हमारा निर्णय एक ही रहेगा, कमल का फूल, उम्मीदवार कोई भी हो, कमल के फूल को हम उम्मीदवार देख करके आने वाले चुनाव में जो उम्मीदवार पार्टी बनाएगी उसको हम विजय बनाएंगे। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।